Being alone and being lonely are two different things. बीइंग अलोन मतलब कि जब हम अकेले होते हैं, वी आर बाय आवर सेल्व्स, और बीइंग लोनली का मतलब ये हुआ कि जब हम अकेले पड़ जाते हैं. वी लैक सोशल कनेक्शंस, वी लैक इमोशनल कनेक्शंस टू पीपल अराउंड अस, और वी डोंट हैव एनीवन अराउंड अस. We don't have anyone around us to make those connections. It is a kind of a universal human emotion जो feeling of isolation से आती है, जब हम isolate हो जाते हैं लोगों से, अपने आसपास के लोगों से. एंड बीइंग लोनली या फिर अकेले पड़ जाना डज़ नॉट ओनली मीन कि जहाँ पे हमारे आसपास लोगों की कमी है. हमारे पास लोग होते हैं तब भी हम अकेले महसूस करते हैं, क्योंकि एक तरीके का डीप एक्सपीरियंस है, एक डीप इमोशन होता है. बहुत सारे इमोशंस हमारे अंदर से गो थ्रू करते हैं. हमारी कोई भी एज हो, हमारा कोई भी एज ग्रुप हो, हमारा कैसा भी बैकग्राउंड हो, हम ऐसे इमोशंस हमेशा गो थ्रू करते हैं. लोनलीनेस इज़ समथिंग हम सब लोग कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अपने जीवन में महसूस करते हैं, चाहे हमारा कोई भी एज ग्रुप हो, चाहे हमारी कोई भी एज हो, चाहे हमारा बैकग्राउंड कैसा भी हो. डिफरेंट पीपल नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स टू फील लव्ड, टू फील इंक्लूडेड. तो उनके लिए हर चीज़ के मायने डिफरेंट होते हैं. उनके लिए लोनलीनेस का मतलब अलग अलग होता है, अकेलेपन का मतलब अलग अलग होता है. समटाइम्स पीपल हु आर लोनली क्रेव ह्यूमन कॉन्टैक्ट, crave a human connection, to feel loved, to feel included. It's actually how connected you feel internally with those people. So we have 4 types of loneliness. The one is emotional loneliness, second one is social loneliness, third one is existential loneliness, and the fourth one is the chronic loneliness. Emotional loneliness में क्या होता है? There is a lack of emotion from the people. There is a lack of emotion from your side. The absence of meaningful relationships, absence of emotional relationships. When you lack a deep emotional connection with others, with other people, such as not having someone to confide in, to trust in, जिसके साथ हम अपने इमोशंस, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने दुख सुख को साझा कर सकें, या फिर कोई दूसरा हमें इमोशनली सपोर्ट कर सके. वी लैक दैट कनेक्शन. सोशल लोनलीनेस में क्या होता है? जब हम अकेले होते हैं तब हमें वो अकेलापन अच्छा लगता है, पर जैसे ही हमारे आसपास में लोग आते हैं, देन वी लैक अ सोशल कनेक्शन विद दोज पीपल. वी आर नॉट एबल टू बॉन्ड विद दोज पीपल. हम उन लोगों के साथ अपने कोई भी कनेक्शन नहीं जोड़ पाते हैं जो हमारे आसपास में होते हैं, या हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उनसे बात नहीं कर पाते हैं. वी रिजॉर्ट टू स्क्रोलिंग, वी रिजॉर्ट टू यूजिंग फ़ोन मोर. कंडीशन में हम आइसोलेटेड, हम अकेले रह सकते हैं, पर हम किसी के साथ नहीं रह सकते हैं. हम तब लोनली फील करते हैं जब हमारे आसपास में लोग होते हैं. अकेले होते हैं तब तो हमें आदत ही होती है उस चीज़ की, पर जब आसपास में लोग होते हैं तब हम ज़्यादा लोनली फील करते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं. एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस इसके तो नाम में ही छुपा हुआ है कि जब अगर हम एग्जिस्ट कर रहे हैं और हम पूरी दुनिया से कट ऑफ, या फिर हम पूरी दुनिया से एक सेपरेटनेस महसूस करते हैं, या फिर किसी से हम अटैच नहीं हो पाते हैं जल्दी. एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट हमारे अंदर किसी के लिए, बहुत सारे आसपास के लोगों के लिए हम अटैचमेंट वाली फीलिंग को महसूस नहीं कर पाते हैं. सो दैट इज़ एग्जिस्टेंशियल लोनलीनेस. फोर्थ वन इज़ क्रोनिक लोनलीनेस. क्रोनिक लोनलीनेस आई थिंक बहुत सारे आजकल हम लोग, हमारी एज ग्रुप के लोग, जो लोग अपने घर से अलग हैं या फिर घर से अलग नहीं भी हैं, दे आर नॉट हैविंग क्लोज फ्रेंड्स. हम आसपास में लोगों को देखते हैं, हम उनसे बातें कर सकते हैं, हम उनसे सारी हर तरीके की बातें कर सकते हैं, बट वी डोंट फाइंड अ रियल डीप कनेक्शन विद देम. दैट इज़ अ क्रोनिक लोनलीनेस. हम रैंडम लोगों से बातें कर सकते हैं, हम रैंडम चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं, बट जहाँ पे बात आती है हम अपने दिल की बात कहें, अपने रियल इमोशंस की बात करें, वो करना मुश्किल होता है. तो यही होती है क्रोनिक लोनलीनेस. और ये अभी से नहीं होता, ये हमारी दिक्कत होती है शायद बचपन से. अगर हम बचपन से, स्कूल से, या फिर स्कूल से निकलने के बाद अगर इस चीज़ को झेल रहे होते हैं, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ क्रोनिक लोनलीनेस. हमारे पास कितने सारे रियल कनेक्शंस हैं, रियल लोग हैं जिनसे हम बात कर सकें. हम बहुत सारे लोगों के साथ घिरे हो सकते हैं. हमारे पास हमारी हो सकता है फैमिलीज़ हों, हमारे पास फ्रेंड्स हों, बहुत सारे स्कूल में लोग हों, कॉलेज में लोग हों, जॉब में लोग हों, बट दैट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस स्टिल परसिस्ट. और अगर वो अकेलेपन की फीलिंग अभी भी है तो वी फील लोनली. कभी कभी होता है कि हमारे पास लोग ही नहीं होते हैं आसपास में, so that we can make connections, so that we can talk to them, so that we can build an emotional quotient with them. बट जब हमारे पास लोग होते हैं तब भी हम अगर अकेला महसूस करें, तो दैट इज़ समथिंग विच
वन मस्ट लुक आउट फॉर। देयर कुड बी मैनी रीजन्स जहाँ पे हम लोगों के साथ होते हैं फिर भी हम अकेला महसूस करते हैं। क्योंकि उसका पहला रीज़न ये भी हो सकता है कि अगर हमने शायद लोनलीनेस को अलग तरीके से देखा है, अकेलेपन को अलग तरीके से हमने शायद उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया है कि आप भीड़ में भी अकेला महसूस कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपके पास में लोग हैं तो मतलब आप अकेले नहीं हो। आपको लगता है कि आप उस गैप को, आप उस स्पेस को लोगों से फिल कर करके आप अपने अकेलेपन को हटा सकते हो। सो आई थिंक यू मस्ट बी रॉन्ग समवेयर, क्योंकि अकेलापन एक इमोशनल स्टेट है, लोनलीनेस एक इमोशनल स्टेट है, ना कि एक फिज़िकल स्टेट। तो हमें लगता है हम फिज़िकली लोगों को उस गैप में भर देंगे ला करके तो हमारा अकेलापन कम हो जाएगा, बट दैट इज़, उसकी चांसेस बहुत कम है होने के। और हम बहुत सारे दोस्त बना लेंगे, हम 10 15 20 दोस्त बना लेंगे तो शायद हम अकेलापन ना महसूस करें, वो भी नहीं होगा, क्योंकि हम कभी अकेले रहे ही नहीं हैं, हमने कभी वो चीज़ करनी सीखी नहीं है, हमने अकेले रहना नहीं सीखा। आई जस्ट डोंट गेट इट व्हेन पीपल से गेट ओवर इट, यू वोंट फील लोनली, जस्ट कम ऑन हैंग अराउंड विद अस। ऐसे नहीं होता है। इवन इफ़ यू विल गो टू अ क्लब, आप कहीं पे भी जाओगे, आप कहीं पे हैंग अराउंड करने जाओगे, आप पार्क में भी जाओगे, यू विल फील लोनली। अगर वो एक, क्योंकि एक वो मेंटल स्टेट है, फिजिकल स्टेट नहीं है वो। द सेकेंड वन इज़ व्हेन वी नीड अ रियल कनेक्शन। हम कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बार स्क्रॉल करने लगते हैं कि हम किसको फ़ोन मिलाते हैं, किसको फ़ोन मिलाते हैं, बट वो 1000 लोगों के कॉन्टैक्ट्स होंगे, बट हमें एक ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जिससे हम बात कर पाएँ, बिकॉज वी लैक दैट एबिलिटी टू टॉक, क्रिएट बॉन्ड विद अदर्स शायद, एंड वी लैक दैट एबिलिटी टू कनेक्ट विद अदर्स। वो बहुत सारे लोगों के अंदर हो सकता है, कैपेबिलिटी हो भी, बट समटाइम्स वी लैक दैट कैपेबिलिटी ऑफ मेकिंग कनेक्शंस विद अदर्स। कनेक्ट विद अदर्स का मतलब ये नहीं कि हम रियल ना बिहेव करें। कनेक्शन का मतलब यही है कि हम उनके सामने रियल रहें, वो हमारे सामने रियल रहें, चाहे वो फ्रेंड्स हों, चाहे वो पार्टनर्स हों, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, चाहे वो कलीग्स का ही रिलेशनशिप क्यों ना हो। दैट इज़ हाउ यू क्रिएट अ रियल बॉन्ड। हमें ये चीज़ समझ ज़रूरी है कि अगर हमें किसी की अवेलेबिलिटी चाहिए अपने अकेलेपन के क्षणों में, तो हमें भी उनके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। इट इज़ अ टू एंड फ्रो प्रोसेस। अगर हम अवेलेबल रहेंगे तभी वो कोई और हमारे लिए अवेलेबल रहेगा। बीइंग रियल टू योरसेल्फ, बीइंग रियल टू देम, और उस चीज़ में हमें कंफर्ट है, देन इट इज़ अ रियल कनेक्शन। अगर वो नहीं है तब तो फिर बात ही नहीं है। इट इज़ काइंड ऑफ वेरी हार्ड टू बी योर सेल्फ, इट इज़ वेरी हार्ड टू ब्रिंग आउट द रियल सेल्फ, क्योंकि हमने हमेशा ये कोशिश की होती है कि हम किसी के एक्सपेक्टेशंस पे रहें, हम अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस पे रहें, हम फ्रेंड्स के एक्सपेक्टेशंस के साथ रहें। उनके सामने हम कभी रियल बन नहीं पाए। वो चाइल्डहुड से वो हम बड़े होते जाते हैं, हम और बड़े होते जाते हैं, वो हमारे साथ हमेशा रहती है वो चीज़, हम कितने बड़े हो जाएं। और ये जो अकेलेपन के पीछे की एक बहुत बड़ी वजह होती है, क्योंकि हमें यही नहीं पता कि हम खुद कौन हैं, खुद अपने सामने खुल करके नहीं आते कि हम कौन हैं, हम रियल, मेरा रियल सेल्फ क्या है। इट इज़ एक्चुअली अ लैक ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी विच इज़ बिहाइंड द लोनलीनेस। हम लोग बार बार अपना सेल्फ प्रेजेंटेशन बार बार बदलते रहेंगे किसी के सामने, या फेक एक्ट करेंगे किसी के सामने भी, तो शायद वो लोग भी हमसे कंफ्यूज रहें और इमोशनल कनेक्शन या रिलेशन हमसे ना बना पाएँ। सो इट इज़ मोर ऑफ अप्रोप्रिएट दैट यू बी रियल। और अगर किसी को कनेक्ट करना होगा तो करेगा, नहीं करना होगा तो नहीं होगा वो तो। एंड वी डोंट ट्रस्ट एनीवन। अगर हम किसी के ऊपर भी विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसे ही रहेंगे। अगर हम कहीं पर ट्रैवल भी करते तो हमें किसी के ऊपर विश्वास करना पड़ता है, हमें उस रिक्शे वाले के ऊपर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ वो हमें सही जगह पे पहुंचा देगा। सो ये जो फियर ऑफ इंटीमेसी होता है जो हम क्रिएट कर लेते हैं खुद के लिए, तो वो आई थिंक वो भी रोकता है लोगों को कि वो हमें रीच आउट कर सकें। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी होता है, जब जितनी जल्दी वो कनेक्शंस बना लेते हैं, जितनी जल्दी वो लोगों के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, उतनी ही जल्दी उस फ्रेंडशिप से, उस रिलेशनशिप से बहुत जल्दी फॉल आउट भी कर जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द ओवर रिएक्टिवनेस और एनी अदर रीज़न, जिस वजह से फिर से हम अकेले पड़ जाते हैं और इसके साथ में मिसअंडरस्टूड भी रह जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ का कोई क्लोजर नहीं मिला, ना उनको मिला ना आपको मिला। आपको क्यों नहीं मिला? क्योंकि यू आर ओवर रिएक्टिव एट दैट टाइम, यू योरसेल्फ डिडंट नो द रीजंस अबाउट दैट फॉल आउट। हम कभी कभी लोनलीनेस को और फ्रेंडशिप को हम आपस में इंटरकनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर स्कूल से हम किसी दोस्त से अलग हो गए तो अब हमें लगता है कि अब हमारे नए फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे, अब हमारे नए फ्रेंड्स बनना मुश्किल हो जाएगा। या फिर हम किसी नए सिटी में चले गए, तब भी ये फीलिंग आनी बहुत नॉर्मल है कि अब हमारे नए दोस्त कैसे बनेंगे, अब हमारे वो दोस्त छूट गए हैं, अब वो दोस्त छूट गए मतलब अब हम अकेले हैं।
क्योंकि एडल्ट फ्रेंडशिप्स और जो स्कूल वाली फ्रेंडशिप होती हैं वो बहुत ही अलग होती हैं. यू कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर समवन एवरी टाइम. दे कांट बी अवेलेबल फॉर यू एवरी टाइम. पीपल हैव देयर ओन लाइव्स. पीपल हैव देयर ओन थिंग्स टू डू. फैमिली के बाद हम सबसे ज़्यादा टाइम अपना फ्रेंड्स के साथ बिताते हैं. तो वो जब छूटता है, सो देर इज़ अ क्रीपिंग लोनलीनेस जो हमारे अंदर आ जाती है, जो हमें बहुत ज़्यादा घेर लेती है. वो बिल्कुल डार्क फेज़ में लेके जाती है. पहली चीज़, डार्क वो तब होता है जब फ्रेंड्स ना हों, तो वो और भी डार्क होता है. पर अगर वो फ्रेंड्स जो बने होते हैं स्कूल में, कॉलेज में या जॉब में, अगर वो छूट जाएं तो वो उससे भी ज़्यादा डार्क होता है. और वो हमें छोड़ देता है अकेलेपन की तरफ. वो हमें ढकेलता है अकेलेपन की तरफ. कि हमारी डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप अलग हो सकती है उनकी जो डेफिनेशन है. हो सकता है हम उन्हें बहुत ज़्यादा गहरा दोस्त मानते हो, पर वो हमें एक नॉर्मल फ्रेंड की तरह ही रखते हो. उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारे जाने से किसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. फिर ऐसा हो सकता है हमें ना इम्पैक्ट पड़े, किसी और के ऊपर शायद ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े. टू वे थिंग्स हैं इसके अंदर. समटाइम्स इट मे ऑल्सो हैपन दैट यू ट्राइड बीइंग फ्रेंड्स विद पीपल अराउंड यू, बट देयर चॉइस वॉज something different. Their choice was not to continue their journey of friendship with you. That is the reason why you feel lonely. Kids who are shy, who are introverted in nature, also feel lonely sometimes if their sibling is an extrovert. Those type of kids like pretend that they have so many friends, but real में in actuality उनके पास ज़्यादा दोस्त भी नहीं होते हैं, and they just keep on watching TV, watching mindless videos. They just try to be their own self. हो सकता है कि बहुत सारे लोग आसपास होने के बावजूद भी वो अकेला महसूस करते हो. ये जो लोनलीनेस वाला इमोशन है, ये और भी बहुत सारे इमोशंस को हमारे अंदर लेकर के आता है. जब हमें लगता है हमारे पास आसपास में कोई बात करने के लिए नहीं है, जब हमारे आसपास में कोई नहीं है, ना हमारी फैमिली है, ना फ्रेंड्स हैं, हम बिल्कुल नए हैं इस शहर में या फिर इस जगह पे. अपने घर में भी अगर हम ऐसे हैं तो you kind of get hopeless, you kind of get lazy, you might not take a shower. नहाना धोना बंद हो जाता है, ब्रश करना बंद हो जाता है. बहुत सारी आलस, बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर आ जाती हैं. we actually become hopeless with us. हमारे जो आसपास के लोग होते हैं वो हमसे होपलेस हो जाते हैं. बहुत सारे इमोशंस का ओवरफ्लो होने लगता है. या तो हम लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोने धोने लगते हैं. दैट इज़ अ काइंड ऑफ सिम्टम ऑफ द लोनलीनेस. इस अकेलेपन से डील करने का कोई भी तरीका हमें नहीं पता होता है, तो हम ये चीज़ करते हैं. एक बेड पे पड़े रहना, फैन सीलिंग को देखते रहना, बस एक वही 2 काम बचे होते हैं करने के लिए. एक ये कांस्टेंट फीलिंग जब लोनलीनेस की होती है, यू माइट ऑल्सो फील numbness इन योर बॉडी. और मैं कोई एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैंने कभी महसूस किया होगा. तो ये एक एक्सपीरियंस है जब मैंने कुछ टाइम तक ये चीज़ महसूस की. एंड आई डिडंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग. यू आर जस्ट अ एंग्री रोबोट हु इज़ जस्ट लिविंग अ लाइफ एंड डूइंग नथिंग. इन और एक नेवर एंडिंग सा एग्जॉशन जो होता है, ये चीज़ काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हमें क्रीप इन करती है, हमें बहुत ज़्यादा अकेला कर देती है. किसी भी एज ग्रुप के साथ सीमित नहीं है कि अगर हम बोलें कि सिर्फ टीनेजर्स के साथ है या फिर सिर्फ यंग एडल्ट्स के साथ है या फिर ओल्ड एज ग्रुप के साथ है. ऐसा नहीं है, सबके साथ ही है ये चीज़. इतना जनरल पोर्शन मतलब इंट्रोडक्शन के लिए काफ़ी होता है. आई थॉट आई शुड डिस्कस इट विद डिफ्रेंशिएटिंग द चैप्टर्स विद डिफरेंट एज ग्रुप्स. क्योंकि सबकी अपनी अपनी दिक्कतें होती है, हर एस्पेक्ट में अपनी दिक्कत होती है. क्योंकि जो टीनेजर होता है कि उसके अकेलेपन के अलग कारण होते हैं. जो एक महिला होती है उसके अकेलेपन के अलग कारण होते हैं. लड़की होती है उसके अकेलेपन के अलग कारण होते हैं. सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट. जो लोनलीनेस स्टूडेंट्स या फिर एक टीनेजर फेस करते हैं तो उनके अपने अपने अलग कारण होते हैं. लोनलीनेस इज स्टूडेंट इज़ मोर प्रेवेलेंट नाउ डेज. उसके कई भी रीजंस हो सकते हैं. मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ फ्रेंड्स. हो सकता है स्कूल चेंज हो रहा हो सकता है कोई ट्रांजिशनिंग पीरियड हो सकता है एज का ट्रांजिशन हो रहा हो. एकेडमिक प्रेशर झेलना मुश्किल हो जाता है कभी कभी टीनेजर्स के लिए या फिर बच्चों के लिए भी. ऑल्सो एकेडमिक प्रेशर कैन ऑल्सो बी अ लीडिंग फैक्टर फॉर लोनलीनेस. क्योंकि जब हम एकेडमिक प्रेशर डाल देते हैं देन देर इज़ अ वेरी लिटिल रूम फॉर दैट चाइल्ड, फॉर दैट टीनेजर, कि जहाँ पे वो बिल्कुल ही उसका सोशल कनेक्शन ज़ीरो हो जाता है, सोशल इंटरेक्शन ज़ीरो हो जाता है. कोटा जाते हैं बच्चे पढ़ने के लिए या फिर कहीं पे भी बाहर जाते हैं पढ़ाई करने के लिए. देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ होम सिकनेस, देयर इज़ अ लैक ऑफ सपोर्ट, देयर इज़ अ लैक ऑफ मोरल सपोर्ट, लैक ऑफ मदर सपोर्ट, पेरेंट सपोर्ट. सो दैट इज़ अ मेजर फैक्टर लीडिंग टू लोनलीनेस. कभी कभी दीज किड्स फेस अ पीयर प्रेशर
these kids face the isolation from their peers. I don't know the reasons, उनको कैसे कैसे peer pressures को झेलना पड़ता है मुझे नहीं पता. I felt the same thing because that's why I know they feel the peer pressure in the school. It may be bullying, it may be the social rejection in a school, or whatever may be the reason. That isolation, that exclusion from that particular one group can actually be the reason for it. Overuse of technology, overuse of social media can also lead to this feeling, क्योंकि हमें लगता है कि हम रियल लोगों से बातें कर रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों से जुड़े तो हैं, बट वी कैन नॉट मेक रियल कनेक्शन देयर. वो सिर्फ हम अपने आसपास के लोगों से ही बना पाएंगे, और वो जो डीप कनेक्शन बनता है वो शायद फेस टू फेस जाकर के ही बनता है. वर्चुअली शायद ही किसी से बनता हो. जुड़े हम कई सारे लोगों से, तो बातें बहुत सारे लोगों से कर रहे होते हैं, बट जो रियल बॉन्डिंग होती है वो वहाँ पे एक होती है. और हमें चाहिए क्या है, हमें हमेशा एक रियल बॉन्डिंग तो चाहिए, और वो रियल बॉन्डिंग वहाँ पे जब लैक करती तो यहाँ पे टीनेजर्स को, उन स्टूडेंट्स को अकेलापन महसूस होता है. ये जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं लोनलीनेस वाले, आइसोलेशन वाले, सो दैट इज़ मोर ऑफ एक्सपीरियंस्ड बाय द जेनजीज. बोला जाता है कि द जेनजीज आर द लोनलीस्ट जनरेशन ऑफ देम ऑल. अब जेनजीज के अंदर ये चीज़ है तो आगे आने वाली जनरेशन्स में तो और कॉन्सेंट्रेटेड होता जाएगा ये चीज़. ये अकेलेपन की भावना, ये आइसोलेशन की भावना, हर चीज़ कॉन्सेंट्रेट होती जाएगी. और 70% अराउंड लोग ऐसे हैं जेनजीज की जनरेशन में जो लोग फील करते हैं दैट दे आर लोनली, दे फील आइसोलेटेड, जो एक्सपीरियंस करते हैं अकेलापन. 16 to 24 वाला जो एज ग्रुप है वो, एंड दे फील मोर आइसोलेटेड देन द older people. Gen Zs feel alone sometimes or always. There's no one to share or there's lack of support system, I believe. जो अकेलापन होता है, अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा रही, बहुत ज़्यादा मात्रा में रही, जो मेल का अकेलापन होता है हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं. बट दे ऑल्सो माइट फील अनसपोर्टेड, आइसोलेटेड, डिसकनेक्टेड. क्योंकि ये आती किस चीज़ से, दिस कम्स विद वेरियस फैक्टर्स. क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है, लड़की है क्या जो रो रहा है. ये चीज़ उन्हें और डिस्करेज कर देती है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से. सो दैट्स वाई दे गेट डिसकनेक्टेड. सो दैट्स वाई दे डोंट गेट द इमोशनल सपोर्ट फ्रॉम द सोसाइटी एंड देयर फैमिलीज़. फिर वही चीज़ क्रिएट करती कम्युनिकेशन बैरियर, कि अब जब कुछ सुनने को तैयार नहीं तो मैं किससे ही जाकर अपनी बात कहूँगा. तो दे डोंट एक्सप्रेस देम. क्योंकि मुझे तो हमेशा से यही सिखाया गया है कि मर्द को दर्द नहीं होता, और मैं अगर कमज़ोर दिख जाऊँगा तो वो फिर मेरी इमेज को ही ख़राब कर देगा. मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरे घर वाले मेरा मजाक उड़ाएंगे. तो ये क्रिएट करता है कम्युनिकेशन बैरियर इन मेल्स. तो जब उनका खुद के दोस्तों से इमोशनल कनेक्ट नहीं बन पाते, फैमिली से कनेक्ट नहीं बन पाते, तो उन्हें और आगे जा कर के वो डीप रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में टाइम लगता है, वो डीप कनेक्शन बिल्ड करने में टाइम लगता है. वो बना ही नहीं पाते हैं वो डीप कनेक्शन, वो इमोशनल कनेक्शन बना ही नहीं पाते हैं. क्योंकि फिर इन सब चीज़ों से डील करने के उनके अलग से कोपिंग मैकेनिज़म्स आ जाते हैं, कि सब्सटेंस अब्यूज़ और रिजिड से जेंडर रोल्स, रिजिड से माइंडसेट्स. ये हमेशा हमने एक्सपीरियंस किया होगा कि जितने भी मेल्स होते हैं वो हमेशा फीमेल्स को डीएम करते हैं, और लगातार करते रहते हैं, बिकॉज दे लैक इमोशनल कनेक्शन, इमोशनल रिलेशनशिप with their family members, with their mothers, their sisters. तो उन्हें चाहिए कि कोई लड़की उनसे आकर के बात कर ले, या फिर कोई और उनसे आकर के बात कर ले. They send the photos of their private parts. I think they are so much related to the private parts of their, कि उन्हें लगता है कि I will build a relationship with that person, with that girl, on the basis of sharing these things. या फिर I don't know what is the mindset loophole. That is their coping mechanism, that is their emotional quotient to deal with a girl, to deal with a female. क्योंकि कोई अगर लड़की आकर के बात कर ले तो उन्हें लगता है दे जस्ट गेट, क्या ही हो गया ये चीज़. एक्सप्रेस करना तो छोड़ो, फिर उन्होंने इस चीज़ को ले लिया कि मुझे कुछ भी काम लड़की जैसा नहीं करना है, लड़की से बात भी नहीं करनी है, लड़की जैसा बिहेव नहीं करना है, लड़की की तरह रोना भी नहीं है. दे लैक दैट इमोशनल ग्रिप. आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ राइट और रॉन्ग इन एनी वे, कि वो डीएम करें, पूरे टाइम डीएम करें, या फिर मैं उस चीज़ को सपोर्ट कर रही हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज़ देयर काइंड ऑफ टेंडेंसी या फिर माइंडसेट. मुझे लगता है कि वो उन्हें खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहे होते हैं. हम उस चीज़ को ले लेते हैं एज अ हैरेसमेंट, वो हैरेसमेंट ही बन जाती है आगे जाके, बट उन्हें खुद नहीं पता होता कि वो एक हैरेसमेंट वाली कैटेगरी में घुस रहे हैं. तो इसीलिए हमें, जो अभी बड़े हो रहे हैं, जो जिनका एक माइंडसेट रिजिड हो चुका है, उनका तो कुछ नहीं किया जा सकता. जो बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, आई थिंक दे नीड दैट इमोशनल सपोर्ट
दे नीड टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस, क्योंकि ताकि वो, अगर वो सपोर्ट नहीं मिलेगा दे विल फील लोनली, दे विल फील आइसोलेटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि जब लाइफ ट्रांजिशन कर रही होती है एक सिटी से दूसरे सिटी में जा कर के, दे एक्चुअली लूज़ देयर क्लोज फ्रेंड्स। तब उनके लिए बनाना आसान होता है वो फ्रेंड्स, पर वो जो लूज़ कर गए होते हैं वो सारी फ्रेंडशिप्स, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमा देती है चीज़ की। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, जब कुछ नहीं होता है तो आई हैव सीन पीपल की जिनके पास कोई भी नहीं होता बात करने के लिए, तो फिर वो लोग पूरे टाइम ऑफिस में ही पड़े रहते हैं। दे डोंट गो होम, कि उन्हें जाकर के लगता है कोई है ही नहीं घर में, किसके पास जाएंगे। सो दे फील लोनली। दीज आर द साइंस ऑफ लोनलीनेस। जो लोग बड़े हो चुके हैं उनको भी सिखाने की ज़रूरत है, और जो लोग अभी बड़े हो रहे हैं, जो मेल बच्चा भी बड़े हो रहे हैं, आई थिंक दे नीड टू नॉर्मलाइज मेल एक्सप्रेशन। वी नीड टू नॉर्मलाइज द इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ मैन। तुम रो लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, तुम लड़की में नहीं ट्रांसफॉर्म हो जाओगे। अगर ये जनरेशन भी इमोशनल क्वोशंट को लैक करेगी ना, तो वो फिर बेबी बूमर जनरेशन जो हमारे फादर्स और फोर फादर्स की रही होगी, जो रिजिड माइंडसेट उन सब का था कि रोना नहीं है, इमोशनल नहीं होना है, उनकी वायरिंग वैसी है ना, फिर वो जनरेशन भी अकेलेपन में रहेगी। उन लोग को अपने आप को एक्सप्रेस करना नहीं आएगा। फिर आती है सेल्फ केयर। अगर कोई लड़की मेकअप कर रही होती है, इट इज़ अ नॉर्मल थिंग टू डू, और अगर वहीं कोई लड़का मेकअप कर रहा होता है, लड़की है क्या, वो सेल्फ केयर तो कोई भी कर सकता है ना। आई थिंक प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर कैन ऑल्सो हेल्प इन कोपिंग दिस लोनलीनेस। सेल्फ केयर भी हमें अकेलेपन से लड़ने में मदद कर सकती है। हॉबीज़ और ये सब चीज़ें तो भाई उनके ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट दे वांट टू चूज़ एंड हाउ दे वांट टू ओवरकम दैट अकेलेपन की फीलिंग। और जब ये मेल्स इमोशनल क्वोशंट लैक करते हैं ना, तभी वो किसी और जेंडर को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं। कभी भी इफ़ यू विल टॉक टू देम इन द DM, you will find that they are not we feel they don't have any kind of emotion towards you, they don't have emotions towards them as well, just an object. they will make us uncomfortable, क्योंकि उन्हें उस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी गलती है या सोसाइटी की गलती है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि किस किस की गलती है उस इंसान को ऐसा बनाने में, बिकॉज द सोसाइटी हैज़ मेड देम फील लोनली, बिकॉज सोसाइटी हैज़ मेड देम आइसोलेटेड, कि ये मर्द है, ये ब्रेड विनर है, तो ये हमेशा स्ट्रांग ही होगा, उसको डिस्कनेक्ट कर दिया है बिल्कुल। जो महिलाएं होती हैं और जो बच्चे होते हैं, आई थिंक दे एक्चुअली आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस। इस चीज़ को हम कभी भी साइड लाइन नहीं कर सकते हैं, चाहे वो अनमैरिड फेज़ हो चाहे वो मैरिड फेज़ हो, वो कभी ना कभी लोनलीनेस जैसी चीज़ें हमेशा एक्सपीरियंस करती हैं। जब लड़कियां एक्चुअली लोनली फील करती हैं, देन दे रिजॉर्ट टू द डेटिंग साइट्स, एंड लड़कियां ही नहीं, सिर्फ लड़के भी यही करते हैं। दे रिजॉर्ट टू द डेटिंग साइट्स, टू सोशल मीडिया DMs, टू टॉक टू रैंडम पीपल। फील करती हैं लड़कियां भी और लड़के भी, बट आई थिंक जो वल्नरेबिलिटी लड़कियों में आती है वो उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। बीइंग एन एल्डर डॉटर, कभी कभी ये भी होता है कि जब आप घर में बड़ी होती हो, समटाइम्स यू हैव एन अनरिजॉर्टेड प्रेशर फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर फैमिली, और वो ट्रॉमा सिर्फ आपने झेला होता है, वो शायद आपके सिबलिंग्स नहीं झेलते हैं। सो दैट इट सेल्फ गिव्स यू अ ट्रॉमा कि मैंने तो इतना झेल लिया, अब वो बच्चे कुछ झेल ही नहीं रहे हैं, उनके लिए तो लाइफ सॉर्टेड है। फिर अगर कभी भी किसी प्रिपरेशन में चली गई हैं लड़कियाँ, सो और अगर अपनी सिटी से बाहर चली गई हैं, पहले तो जाने का मौका कम मिलता है लड़कियों को, और अगर चली गई हैं सो दे फील दैट प्रेशर कि अब अगर मैंने तैयारी सही टाइम पे नहीं पूरी करी, तब मेरे ऊपर एक और अलग से प्रेशर रहेगा कि मेरी शादी करा दी जाएगी। ये फिर अकेलेपन को जन्म देता है। फिर उसके बाद हमें कोई क्योंकि मिलता नहीं है ना कि हम किसी से ये बातें कर पाएँ। इफ़ यू आर अ गर्ल, यू हैव टू नर्चर द रिलेशनशिप्स, यू हैव टू नर्चर everything, everybody. And if you're a girl, if you are a woman, you are resorted to a caregiver role. वो जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, वो केयर गिवर का रोल महिलाओं के ऊपर ही आता है। चाहे वो बहुत ही मतलब वो अनसेट सा रूल हो जाता है ना, यस यू आर अ फीमेल, तो वो केयर गिवर वाला जो रोल जाएगा वो उसी फीमेल के ऊपर जाएगा। वो हो सकता है कि उन्हें करके वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही हो, बट वो रोल कितना डिमांडिंग है वो सबको दिख रहा होता है, बट हम इग्नोर कर देते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशन फीमेल से भी रहती है कि दे आर इमोशनली वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी केयर गिविंग है। उनको उनके इमोशंस को कौन ध्यान रखेगा, उनके इमोशंस को कौन केयर गिविंग करेगा, वो हम करना भूल जाते हैं। वो चाहे हमारी मदर्स ही क्यों ना हो, उन्हें चाहिए कि वो एक्सप्रेस करें ना खुद को। अभी एक इंटरव्यू में मैंने देखा था कि जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 20,000 वर्ड लिमिट होती है पर डे की,
अब वो 20,000 वर्ड लिमिट जब पूरी नहीं होगी, कहीं पे एक्सप्रेस नहीं करेंगी खुद को, सो दे विल रिजॉर्ट टू द लोनलीनेस, दे विल रिजॉर्ट टू स्ट्रेस, और ये भर भर के वो प्रेशर कुकर बन जाएगा जब तक उसको कोई विसल नहीं मिलेगी तो। और उन्हें फिर वही अगर ज़्यादा एक्सप्रेस कर दें तो फिर उन्हें वही प्रेशर फील करवाया जाता है कि इतना क्यों बोली जा रही हो। भाई उनकी डिमांड है वो चीज़, उनकी अंदर वो नेचुरल चीज़ है, अगर वो बोलेंगी नहीं तो वो क्या करेंगी। फिर उन्हें कोई सुनने वाला नहीं होता है। वो जब तक सुन रही थी सबको तब तक ठीक था, पर उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है। ये हमारी मदर्स के साथ भी होता है। ये बहुत ही नॉर्मल सा सिनेरियो रहता है एक मिडिल क्लास हाउस होल्ड में। और जब एक लोनलीनेस वाला तब भी एक फैक्टर आ जाता है जब आप सडनली आप अनमैरिड होते हो, आपका एक सोशल इंगेजमेंट होता है, ऑफिस जा रहे होते, पढ़ाई कर रहे होते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो यू हैड अ सर्टेन सोशल सर्कल, एक फ्रेंड सर्कल। मैरिज वाला ट्रांजिशन, वो जो उनका फ्रेंड सर्कल होता है, वो जो सोशल सर्कल होता है, इवन वो जो फैमिली होती है उनकी, जो उनकी क्लोज नेट ब्लड रिलेशंस वाली फैमिली होती है, वो सब छूट जाती है। वो फिर अकेलेपन को जन्म देता है। वो ट्रांजिशन कैसा भी ट्रांजिशन हो, वो लाएगा बहुत सारे इमोशंस, चाहे वो मैरिज वाला ट्रांजिशन हो, चाहे वो सेपरेशन वाला ट्रांजिशन हो, चाहे वो सेपरेशन फ्रॉम योर पार्टनर, सेपरेशन फ्रॉम योर फ्रेंड्स, वो अकेलापन ले करके ही आएगा, अनटिल और अनलेस हमने उसको मैनेज करने के लिए कुछ तरीके ना निकाल रखे हों। पर फील तो हम करेंगे ही करेंगे। अनरियलिस्टिक सी एक्सपेक्टेशंस रखना इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर, क्योंकि वो दोनों साइड से एक्सपेक्टेशंस होती हैं पर कोई बताता नहीं है। जो वो अनफुलफिल्ड रह जाती हैं तो वो लीड्स टू अ सर्टेन लेवल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड अ सर्टेन लेवल ऑफ आइसोलेशन। तो लोनलीनेस दोनों साइड में आ सकती है, वाइफ को आ सकती है तो माँ को भी लोनलीनेस आ सकती है, अकेलापन महसूस हो सकता है, दोनों साइड में अकेलापन आ जाता है। और तीसरी साइड में भी अकेलापन आता है, क्योंकि मेल को लगता है मैं किसकी सुनूँ, इसकी नहीं सुनूंगा तो क्या होगा, उसकी नहीं सुनूंगा तो क्या होगा, तो वो मेल भी अकेलेपन में पड़ जाते हैं। जब वो माँ आइसोलेट हो जाती है, वो जब माँ अकेले पड़ जाती है उस मैरिज वाले इंस्टीट्यूशन में, तब वहाँ से आता है ओल्ड एज आइसोलेशन, ओल्ड एज लोनलीनेस। क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनका जो सोशल नेटवर्क होता है वो बहुत कमज़ोर हो चुका होता है, उनकी हेल्थ उन्हें अलाउ नहीं करती है ना, तब वो अकेले पड़ जाते हैं। फैमिली मेम्बर्स के पास टाइम नहीं होता है और हेल्थ सहारा नहीं होती कि वो कहीं और जा कर के अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकें ड्यू टू द मोबिलिटी इश्यूज़। और अगर उनके स्पाउसेस का लॉस हो जाए तो उन्हें और अकेलेपन और दुख की तरफ ढकेल देता है। रिटायरमेंट के बाद तो जो उनका जो डेली का सोशल इंटरेक्शन था वो भी ख़त्म हो जाता है। हम ही लोगों ने एक तरीके का स्टिग्मा क्रिएट किया हुआ है कि जो बूढ़े लोग हैं अब तो वो अपने ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव पे हैं, तो अब उनकी कोई वैल्यू ही नहीं बची है ना, क्योंकि दे कांट कंट्रीब्यूट मच टू द सोसाइटी। उनको डी वैल्यू कर दिया जाता है, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है अपने फैमिली फंक्शंस से, फैमिली गैदरिंग्स से, तो वो आइसोलेशन की फीलिंग उनके अंदर भी घर करने लगती है। आई थिंक जो सबसे बड़ा मेजर डिजिटल डिवाइड देखा जाता है वो ओल्ड एज लोगों में ही देखा जाता है, क्योंकि दे डोंट हैव द एक्सेस टू इंटरनेट, और उनके लिए वो डिफ़िकल्ट भी है, उनको कोई पहले तो सिखाने वाला नहीं है, और उनके पास वो एक्सेस टू मोबाइल, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी भी इतना कम हो जाता है। तो वो अपना जो सोशल सर्कल है वो बनाए भी तो कैसे बनाएंगे। हमारे पास 10 तरीके के लोग होते हैं बात करने के लिए, उनके पास ना ही फिज़िकली वो लोग प्रेजेंट होते हैं, ना ही वर्चुअली वो किसी से इतनी तरीके से बात कर सकते हैं। बहुत अगर है भी तो वो बहुत कम क्वांटिटी में अभी भी अपनी सोसाइटी में है। मुझे नहीं पता है कि हाउ टू डील विद दैट थिंग ऑफ देयर्स, उनको कैसे क्या करना चाहिए, बट अगर हमारे पास में कोई बड़े बूढ़े हैं या हमारे दादी बाबा ही हैं तो आई थिंक वी नीड टू वैल्यू देम। हमें उनसे, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, दे आर द एसेट टू द सोसाइटी, दे आर द एसेट टू अस। उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए है। कभी हम 2-4 मिनट बैठ करके, 1 घंटा बैठ करके उनसे बात कर लेंगे, सो आई थिंक उन्हें वो चीज़ परेशान नहीं करेगी, उन्हें वो अकेलापन परेशान नहीं करेगा, वो दुख दर्द उनका दूर हो सकता है। दे आर द एसेट टू अस, दे आर एसेट इन एक्सपीरियंस। हर तबके में ये अकेलापन घर घर के बसा हुआ है, तो मुझे नहीं पता है कि इसको मैनेज कैसे करना होता है, बट मैनेज हम ही को करना है। अभी एक इज़राइल और फ़लस्तीन में जो भी हो रहा है, अभी जिस तरीके की फ़ोटोज़ आ रही हैं, जिस तरीके के वीडियोज़ वहाँ पे दिख रहे हैं, जो अभी हम विटनेस कर रहे हैं ना, ये हिस्ट्री इन द मेकिंग है। जो भी विटनेस कर रहे हैं ये बहुत बड़ा ट्रॉमा उन लोगों को देने वाला है, क्योंकि इस वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अकेले जिएंगे, अपने बच्चों के बगैर जिएंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप के बगैर जिएंगे, बहुत लोग ऐसे जिएंगे जिनके पूरा परिवार ख़त्म हो चुका होगा, सिर्फ वो अकेले बचे होंगे। वो जितना ट्रॉमा झेल रहे हैं उससे कम हम झेल रहे हैं शायद। हमें अपने अकेलेपन को मैनेज करने के लिए शायद कुछ अच्छे तरीके निकाल लेने चाहिए। इस वॉर के बाद वो लोग कितना अकेलापन महसूस करेंगे उसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है।
और कितने ट्रॉमा में वो लोग जिएंगे, उनके आगे आने वाली जनरेशन्स कितने ट्रॉमा में जिएंगी, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं, ना ही हमें अंदाज़ा है। अकेलेपन में इतना एक्सपीरियंस मेरा बहुत कम रहा है, ना ही मैं डॉक्टर हूँ, ना ही मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, और मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है कि कैसे हैंडल किया जाता है अकेलेपन को। कुछ टाइम मैं रही हूँ अकेले, रहना अलग और अकेले पड़ जाना, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक हमें अपनी कंपनी में कंफर्टेबल होना पड़ेगा अगर हम अकेले पड़ भी गए हैं तो। वो कहना बहुत आसान है, जितना मेरे लिए कहना आसान है उतना करना बहुत मुश्किल था, और करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई थिंक वी शुड ट्राई टू ओपन अप विद द पीपल वी नो। हमें उनसे बात करनी चाहिए जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं। शायद हम सबसे सारी बातें नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत बात करके तो निकलना होगा इस चीज़ से। और क्योंकि हम जितना इस चीज़ के अंदर रहेंगे, हम उतना ही उसके अंदर धंसते चले जाएंगे। जितना हम अकेले रहेंगे, हम उतना ही अकेले पड़ते रहेंगे। ट्राई टू मेक न्यू कनेक्शंस, बट वो रियल होने चाहिए, कनेक्शंस डीप होने चाहिए। ये नहीं कि बस, क्योंकि हमारी आदत होती है ना कि हम बस अकेले अगर हैं तो हम अपना माइंड को डाइवर्ट करने के लिए डेटिंग साइट पे चले गए, सोशल मीडिया में किसी से भी रैंडम लोगों से बातें कर रहे हैं, रैंडम सरफेस लेवल लोगों से बातें कर रहे हैं, क्योंकि उन कॉन्वर्जेशंस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो रियल कॉन्वर्जेशंस नहीं है, और ना ही वो लोग रियल हैं। इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर कि कौन आपको रियल लोग लगते हैं, कौन नहीं लगते हैं। सेल्फ़ केयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब हम सेल्फ़ केयर करते हैं, हम अपनी खुद की केयर करते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, हम अपने लिए तो है ना, हम किसी की तो केयर कर पा रहे हैं, हम अपनी केयर कर लेते हैं। सेल्फ़ केयर हमारी मेंटल और इमोशनल वेलबींग को मेंटेन करेगा, फिज़िकल वेलबींग को मेंटेन करेगा, और अगर हम अच्छे दिखेंगे तो हम अच्छा महसूस भी करने लगेंगे। ये सब चीज़ें बहुत जेनरिक सी बता रही हूँ मैं, कोई मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। आज से 2 महीने पहले मेरे से कोई बोलता कि पेट पाल लो, या फिर कोई तुम्हारे पास आकर के बैठ जाए, कोई भी कुत्ता बिल्ली, तो आई हैड अ सर्टेन काइंड ऑफ हेट्रेड फ्रॉम दैट। बट जब से मैंने वो पेट मेरे पास आया है, आई फील मेंटली वेरी लाइट, और शायद वो एक स्ट्रेस बस्टर का भी काम करता है, क्योंकि ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। इसलिए पेट पालना इज़ अ डाइवर्जन फ्रॉम अ लोनलीनेस। वो आपके अकेलेपन के गैप को फिल कर देगा, वो पेट आकर के। जब आप उस पेट को हग करोगे, दैट विल रिलीज़ ऑक्सीटोसिन, और जब ये लव हार्मोन रिलीज़ होगा और आपके स्ट्रेस को भी कम कर देगा। आई थिंक वो एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है अपने साथ में। अब वो हो सकता है सबके साथ ना होता हो, यू बिहेव लाइक अ चाइल्ड, दैट पेट इज़ लाइक अ चाइल्ड टू यू। अगर आपका वो स्ट्रेस कम कर रहा है, तो वो आपको एक कंपेनियनशिप भी दे रहा है, एक सेंस ऑफ पर्पस दे रहा है। उसकी प्रेजेंस आपको शायद अकेलापन नहीं महसूस करने देगी। अगर वो होगा तो उसका इंटेंसिटी थोड़ा कम होगा। सबसे बड़ी चीज़, इट इज़ प्रोवाइडिंग यू विद अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल सपोर्ट। और अगर आपको पता लगे कि आपका पेट आपको देख करके खुश हो रहा है, इट इज़ अ सेंस ऑफ कंफर्ट। यू कैन ऑलवेज टॉक टू देम रबिश, जो हमारे मन के अंदर होता है हम बोल सकते हैं विदाउट जजमेंट, आपको सुन भी लेंगे वो, और किसी से कहेंगे भी नहीं। आई फील इट इज़ वेरी थेराप्यूटिक, इट इज़ वेरी stress releasing to have a pet with yourself, because they provide a sense of connection to you. They can also give you a company जब आप अकेले हों, जब आप सॉलिट्यूड में हों। हम सब लोग शायद घर में अपने ना कर पाते हैं ये चीज़, बट जो लोग कर सकते हैं उनके लिए आई वुड रियली से कि हमें हमेशा एक इंसान अपने घर में ऐसा रखना चाहिए जो शायद हमारी सारी बातें सुन सके, जिसकी बातें हम सुन सकें। कि अगर हम चाहेंगे कि वो हमारे लिए अवेलेबल रहे, सबसे पहले हमें भी तो उनके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा ना। तो it is a two-way street to have a comfort with your sibling, to have a comfort with a family member. We need to choose our environment carefully. We need to choose the surrounding carefully. अगर हमारी सराउंडिंग हमारा सपोर्ट नहीं कर रही, इन्वायरमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हम डेटिंग साइट में चले जाते हैं, रैंडम लोगों से बातें करने लगते हैं, रैंडम फिज़िकल रिलेशनशिप्स बनाने लगते हैं। वो टेम्पररी रिलीफ देता है, परमानेंट रिलीफ नहीं देगा वो। इट इज़ बेटर टू लिव अलोन दैन बीइंग इन द रॉन्ग स्पेस। गलत लोगों से रिलेशनशिप्स बना करके, फिज़िकल रिलेशनशिप्स बना करके हम अकेलापन दूर नहीं कर रहे हैं, और अकेलापन बुला रहे हैं अपने लिए। ये सब कुछ करने के लिए सबसे पहले वी नीड टू डू एक्सेप्ट कि हाँ, हम हैं अकेले। वी फील लोनलीनेस, वी गो थ्रू दिस इमोशन, और हमें अपने साथ रहना पड़ेगा। सब लोग टेम्पररी हैं आसपास में। किसी की एग्जिस्टेंस परमानेंट हम कैसे ही कर सकते हैं ना। किसी की एग्जिस्टेंस हम परमानेंट नहीं बना सकते अपने जीवन में, सिर्फ हमारी एग्जिस्टेंस है जो परमानेंट है। तो हमें अपने साथ जीना रहना सीखना पड़ेगा। अकेलापन एग्जिस्ट ही क्यों करता है? क्योंकि हम बाहर से कुछ चीज़ मांग रहे हैं, बाहर से कुछ डिमांड कर रहे हैं। जो चीज़ हमारे अंदर नहीं है वो हम बाहर से लेने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ऐसा हमारे अंदर कौन सी कमी है जो हम बाहर से सारी चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए हमें अपने आप से एक कनेक्शन बनाने की ज़रूरत होती है, हमें अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत होती है, तभी हम किसी के लिए अवेलेबल रह पाएंगे। अगर हम अपने लिए अवेलेबल नहीं है तो हम किसी के लिए क्या ही अवेलेबल होंगे। आई थिंक भगवान के मतलब सबके लिए अलग होते हैं। मुझे लगता है कि मूर्ति पूजन, उस मूर्ति को देख करके मैं बहुत सारी चीज़ें बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ, अपनी मन की बातें कह सकती हूँ विदाउट फेसिंग एनी जजमेंट, विदाउट एनी फियर। भले वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा पर मैं तो बोल सकती हूँ ना। मेरे मन में जो भी था, मेरे मन में जो भी इश्यूज़ चल रहे थे, मेरे अंदर जो भी बाधाएं चल रही थी, वो सब निकल के बाहर आ जाएंगी। तो दैट आइसोलेशन, दैट लोनलीनेस गिव्स अस अ चांस टू कनेक्ट विद गॉड। हम चाहे मानते हो भगवान में, ना मानते हो, बट एक कोई सुप्रीम एनर्जी में तो हम विश्वास करते ही होंगे। तो हम उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, हम उनसे जुड़ सकते हैं उस टाइम में। थैंक यू और नमस्ते।